आज मैं फिजिक्स क्लास 11th यूनिट 3 के अंतर्गत संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो संवेग संरक्षण का नियम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझाइए। तो हमारा क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का सिद्धांत समझाइए। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यानी संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण का संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात नियत रहता है। यदि कोई निकाय है या कोई कण है, देखिए एक से दो या दो से अधिक कण हो जाते हैं तो वो निकाय बन जाता है, और यदि कोई एक ही कण है तो उसको सिर्फ हम कण बोलेंगे। निकाय बोलेंगे मतलब कई कणों का एक समूह कह सकते हैं। ठीक है, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण या किसी निकाय का संवेग संरक्षित रहता है, यानी कि उस निकाय पर या कण पर यदि कोई बाहरी बल न लगाया जाए तो उसके संवेग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात वो नियत रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूं बाह्य बल की मतलब बाह्य बल यानी बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी कण या निकाय भी लिख सकते हैं, या निकाय का संवेग, ठीक है, इसको रैखिक संवेग भी बोल सकते हैं, का संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात P बराबर नियत या नियतांक। P बराबर नियत या नियतांक। तो ये तो हो गया हमारा संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अब इसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए मैं इधर कर रहा हूं। हम जानते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से तो गति का द्वितीय नियम आप जानते थे, F बराबर क्या आता था, dp बटे dt। ठीक है, इसको आप जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट में क्या है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, यानी उस कण पर या निकाय पर कोई बल नहीं लगाया गया है। तो बल नहीं लगाया गया है तो कितना बल लगाया है, 0। यदि F बराबर 0, ये वैल्यू इसमें रख देंगे, तब क्या आ जाएगा, 0 बराबर dp बटे dt। तेरे गुणा कर दूं तो dp बराबर आ जाएगा 0। इसका समाकलन कर दें। समाकलन करने पर, ठीक है, देखिए समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं इधर कर रहा हूं समाकलन dp बराबर, देखिए 0 का समाकलन करेंगे तो नियतांक आएगा। ठीक है, और नियतांक का अवकलन करेंगे तो 0 आता है। तो 0 का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, नियतांक। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, जैसे dx का समाकलन x होता था तो dp का क्या हो जाएगा, p। तो p बराबर क्या आ जाएगा, नियतांक। तो ये हमारा रैखिक संवेग संरक्षण का नियम है या संवेग संरक्षण का नियम। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा ये है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से न्यूटन के गति के प्रथम नियम को निगमित कीजिए। यानी गति के द्वितीय नियम से प्रथम नियम लाना है हमें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो मैं लिख रहा हूं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से गति का प्रथम नियम निगमित कीजिए।
निगमित कीजिए। निगमित का मतलब उसको प्राप्त करना, निगमित कीजिए। ठीक है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से न्यूटन के गति का प्रथम नियम लाना है। ठीक है, तो देखिए प्रथम नियम होता क्या है पहले ये समझ लो। प्रथम नियम ये कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाया जाता है तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम उस वस्तु पर 0 बल लगाएंगे तो उसके वेग में कितना परिवर्तन होगा? कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। जो उसका वेग है वही रहेगा, उसका वेग नियत रहेगा। नियत का मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं, यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं, गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। ठीक है, वो जो हमने पहले पढ़े थे वो समीकरण होते थे। तो गति का द्वितीय नियम क्या होता है? F बराबर dp बटे dt। हम ऐसा लिख दें इसको, F बराबर d बटे dt, और p की वैल्यू रख दें, p बराबर क्या होता है? m भी आपने पढ़ा है, चूंकि संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। F बराबर m को तो हम बाहर ले आए, तो m तो आ गया बाहर, और जो हो जाएगा dv बटे dt, यहाँ तक। ठीक है, नियम में क्या है? बाह्य बल की अनुपस्थिति में, यानी उस पर हम कोई बल नहीं लगा रहे हैं, तो बल नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब हम 0 बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यदि F बराबर 0, यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में, यानी उस पर कोई बल नहीं लगा रहे हैं, तब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 रखेंगे, तब 0 बराबर m dv बटे dt। m से भाग दे देता 0 में, तो क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो 0 बराबर dv बटे dt, तिर्या गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा? dv बराबर dt का 0 में गुणा होकर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो dv बराबर इतना हो गया। इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? समाकलन dv, और 0 का समाकलन होता है नियतांक। 0 का समाकलन कितना होगा? नियतांक, और नियतांक का अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि समाकलन अवकलन एक दूसरे की विलोमता प्रक्रिया है। देखिए dx का समाकलन x होता है, तो dv का कितना हो जाएगा? v, तो v बराबर नियतांक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम किसी वस्तु पर कोई बल नहीं लगाएंगे तो उसके वेग में कितना परिवर्तन होगा? कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसका वेग नियत रहेगा। तो गति का प्रथम नियम यही है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए। यदि बल नहीं लगाएंगे तो उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात उसका वेग नियत रहेगा। ठीक है, तो जो हमने गति के द्वितीय नियम से गति का प्रथम नियम निगमित किया है। अगला प्रश्न है हमारा रॉकेट नोदन का सिद्धांत। ठीक है, रॉकेट नोदन का क्या सिद्धांत है? और जब रॉकेट उड़ता है ऊपर की तरफ तो उसके वेग में परिवर्तन होता जाता है, मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न होता जाता है, तो उसके त्वरण के लिए सूत्र हमें स्थापित करना है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है रॉकेट नोदन का सिद्धांत। तो देखेंगे रॉकेट नोदन का सिद्धांत। ठीक है, तो जो हमारे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लूं, फिर मैं समझाता हूं। रॉकेट नोदन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब रॉकेट के
दहन कक्ष में, यानी जहां पर ईंधन जलता है, दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है, ईंधन को जलाया जाता है, तो उससे उत्पन्न गैस, उससे उत्पन्न गैस, उससे उत्पन्न गैस जेट नली द्वारा, जेट नली द्वारा बाहर निकलती है, बाहर निकलती है, जो रॉकेट पर, जो रॉकेट पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित करती है, एक बल आरोपित करती है, करती है, जिसे प्रणोद बल कहते हैं, जिसे प्रणोद बल कहते हैं, प्रणोद बल कहते हैं। ठीक है, आगे इसी के और लिख रहा हूं। इस बल के कारण, इस बल के कारण रॉकेट में त्वरण उत्पन्न हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तथा वह ऊपर की ओर, तथा वह ऊपर की ओर गति करने लगता है। ऊपर की ओर गति करने लगता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। मैं रॉकेट का चित्र बना रहा हूं, मैं सिंबॉलिक डायग्राम बना रहा हूं बस। जी मान लीजिएगा कि इसमें ऑक्सीकारक पदार्थ भरा है, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ, और इसमें ईंधन है। इस वाले टैंक में क्या है? ईंधन। ठीक है, अभी रॉकेट में ईंधन भरा हुआ है, ऑक्सीकारक पदार्थ भरा हुआ है, और रॉकेट जमीन पर रखा हुआ है। ये जेट नली है। जब ऑक्सीकारक पदार्थ और ईंधन दोनों मिलते हैं तो ईंधन क्या होता है? जलता है। ठीक है, जैसे जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये वही ऑक्सीकारक पदार्थ है, मतलब ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, यानी वायु है, वायु की आवश्यकता होती है जलने के लिए। तो जब ये दोनों को मिलाया जाता है तो ईंधन जलता है, और ईंधन के जलने से जो गैस उत्पन्न होती है वह गैस इस जेट नली द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है, जब वह गैस जेट नली द्वारा बाहर निकलेगी तो वह गैस रॉकेट पर ऊपर की दिशा में एक बल आरोपित करेगी। ठीक है, क्योंकि गति का तृतीय नियम यही कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्योंकि इस गैस को बाहर निकालने के लिए क्या करता होगा? पिस्टन इसको बाहर के लिए धक्का देता है, जिससे गैस इस पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ईंधन से उत्पन्न गैस जेट नली द्वारा बाहर निकलती है, जो कि रॉकेट पर ऊपर की ओर एक बल आरोपित करती है, जिसके कारण रॉकेट के वेग में परिवर्तन हो जाता है। अभी इसका वेग कितना है? 0। और रॉकेट का, पूरे रॉकेट का भी जो द्रव्यमान है वो है पूरा m0, जिसमें ऑक्सीकारक पदार्थ प्लस ईंधन प्लस रॉकेट, पूरे का द्रव्यमान है m0। ठीक है, अब चलिए मैं इसी का दूसरा पार्ट बना रहा हूं, दूसरा चित्र बना रहा हूं यहीं पर एक और। मान लीजिएगा कि डेल्टा टी समय में रॉकेट से डेल्टा m द्रव्यमान गैस नीचे निकलती है। कितने समय में?
डेल्टा टी समय में रॉकेट से डेल्टा एम द्रव्यमान गैस बाहर निकलती है। तो 1 सेकंड में कितनी निकलेगी? डेल्टा एम बटे डेल्टा टी। तो प्रति सेकंड रॉकेट से इतना द्रव्यमान गैस यानी डेल्टा एम बटे डेल्टा टी द्रव्यमान गैस जेट नली द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है, ये गैस क्या हो रही है? रॉकेट से बाहर निकल रही है, ये गैस है। जब इतना द्रव्यमान गैस रॉकेट से बाहर निकलेगी प्रत्येक सेकंड में, मान लीजिए 1 सेकंड में इतनी निकल रही है, 1 सेकंड में कितना निकल रही है? डेल्टा एम बटे डेल्टा टी। ठीक है, तो इतना द्रव्यमान गैस जब रॉकेट से बाहर निकलेगी जेट नली द्वारा, तो वह गैस रॉकेट पर ऊपर की तरफ बल लगाएगी, जिसके कारण रॉकेट भी वेग से ऊपर उड़ने लगेगा। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं। रॉकेट कितने वेग से ऊपर उड़ने लगेगा? भी वेग से। ठीक है, फिर अगले सेकंड में इतना ही द्रव्यमान गैस और बाहर निकलेगी, वो भी रॉकेट पर ऊपर की तरफ बल लगाएगी। भी वेग से तो वो पहले ही उड़ रहा है, फिर उसके वेग में और वृद्धि होगी। फिर अगले 1 सेकंड में इतना द्रव्यमान गैस बाहर निकलेगी, वो रॉकेट पर ऊपर की तरफ बल लगाएगी, तो फिर रॉकेट के वेग में वृद्धि होगी। तो हर सेकंड रॉकेट के वेग में वृद्धि होती जाएगी। हर सेकंड क्यों होगी? क्योंकि हर सेकंड रॉकेट से इतना द्रव्यमान गैस बाहर निकलेगी, जो हर सेकंड में इतना इतना उसमें बल लगाती जाएगी, जिसके कारण रॉकेट के वेग में प्रति सेकंड वृद्धि होती जाएगी। ये तो 1 सेकंड में रॉकेट का वेग इतना हो जाता है, फिर अगले 1 सेकंड में और बढ़ेगा। तो एक चित्र और बना रहा हूं। जी गैस निकल रही है उससे। ठीक है, मान लीजिए टी सेकंड में कितनी गैस निकलेगी? टी सेकंड, जो तो 1 सेकंड में इतनी हो गई, 2 सेकंड में इसका डबल हो जाएगा, 3 सेकंड में ट्रिपल हो जाएगा। तो टी सेकंड में कितना हो जाएगा? मैं लिख रहा हूं टी सेकंड में कितना द्रव्यमान गैस निकल जाएगी? डेल्टा एम बटे डेल्टा टी इंटू स्मॉल टी। इतना द्रव्यमान गैस बाहर निकलेगी, ये रॉकेट पर ऊपर की तरफ बल लगाएगी, जिससे रॉकेट के वेग में वृद्धि और होगी। तो मान लीजिए पहले से रॉकेट के वेग था कितना? भी डेल्टा भी, हर सेकंड इसमें वृद्धि होती जा रही है। ठीक है, तो माना प्रारंभ में रॉकेट का द्रव्यमान m0 है, वो भी ईंधन सहित। ठीक है, हर सेकंड में रॉकेट से निकलने वाली गैस का द्रव्यमान इतना, जिससे रॉकेट कितने वेग से उड़ रहा है? भी वेग से। फिर अगले 1 सेकंड में रॉकेट से इतना द्रव्यमान गैस बाहर निकलेगी, रॉकेट के वेग में वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? तो हर सेकंड में रॉकेट के वेग में वृद्धि होती जाएगी, मतलब रॉकेट में त्वरण उत्पन्न होता जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। मैं जी चित्र साफ कर दे रहा हूं। तो हम लिखेंगे, माना प्रारंभ में ईंधन सहित रॉकेट का द्रव्यमान बराबर m0। पूरा रॉकेट का जो द्रव्यमान है जितना भी, वो कितना? m0, जिसमें ऑक्सीकारक पदार्थ भी शामिल है, ईंधन भी शामिल है, और प्लस रॉकेट का पूरा स्ट्रक्चर भी शामिल है। तो प्रारंभ में रॉकेट का द्रव्यमान m0। ठीक है, प्रति सेकंड रॉकेट से निकलने वाली गैस का द्रव्यमान बराबर, ये लिख दूं, डेल्टा एम बटे डेल्टा टी। यानी हर सेकंड रॉकेट से इतना द्रव्यमान गैस बाहर निकल रही है। वो मैंने अभी आपको बताया था, डेल्टा टी समय में कितना निकलती है? डेल्टा एम। इसलिए 1 सेकंड में कितना निकलेगी? डेल्टा एम बटे डेल्टा टी।
ठीक है, फिर लिखेंगे टी सेकंड में रॉकेट से निकलने वाली गैस का द्रव्यमान टी सेकंड में कितने निकल जाएगी, क्योंकि 1 सेकंड में इतना निकल रही है, 2 सेकंड में इसका डबल हो जाएगा, 3 सेकंड में इसका ट्रिपल हो जाएगा, तो टी सेकंड में कितना गुना हो जाएगा, टी गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा एम बटे डेल्टा टी इंटू टी। समझ गए ना, ये एक अल्प समय है और ये एक समय है, ये ज़्यादा समय है। टी से टी को कैंसिल मत कर देना, ओके। तो टी सेकंड में रॉकेट से इतना द्रव्यमान गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जब रॉकेट से इतना द्रव्यमान गैस बाहर निकल जाएगी तो रॉकेट के द्रव्यमान में कमी होगी, यानी जो पहले द्रव्यमान था वो कुछ कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा, जितनी गैस निकल जाएगी। तो रॉकेट के प्रारंभिक द्रव्यमान में से इतना द्रव्यमान कम हो जाएगा, ठीक है। ये कब होगा, टी सेकंड बाद। लिख रहे हैं टी सेकंड पश्चात, इसलिए टी सेकंड पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान, यानी अब रॉकेट का द्रव्यमान कितना बच जाएगा, m0, और उसमें से इतना द्रव्यमान कम हो गया। अब टी सेकंड बाद रॉकेट का द्रव्यमान इतना बचेगा, ठीक है। टी सेकंड पश्चात रॉकेट का द्रव्यमान, ओके। अब मैं आगे लिख रहा हूं, रॉकेट से डेल्टा टी समय में डेल्टा एम द्रव्यमान गैस जिस वेग से निकल रही है उस गैस के वेग को मैं यू मान रहा हूं। रॉकेट से डेल्टा टी समय में डेल्टा एम द्रव्यमान गैस यू वेग से जेट नली द्वारा बाहर निकलती है, जिससे रॉकेट भी वेग से गति करने लगता है, ठीक है। इसी में और आगे लिखूंगा, कंटिन्यू साफ कर दे रहा हूं ऊपर से जी साहब। ठीक है, इसी के आगे लिख रहा हूं, पुनः डेल्टा टी समय में डेल्टा एम द्रव्यमान गैस जेट नली से यू वेग से बाहर निकलती है, जिससे रॉकेट के वेग में भी वेग तो पहले से था और वृद्धि हो जाएगी, डेल्टा वी की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तब संवेग संरक्षण के सिद्धांत से तो क्या हो जाएगा, रॉकेट के संवेग में परिवर्तन बराबर गैस के संवेग में परिवर्तन। और संवेग में परिवर्तन, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। तो देखिए रॉकेट के संवेग में परिवर्तन, तो रॉकेट का द्रव्यमान इंटू रॉकेट के वेग में परिवर्तन, गैस का द्रव्यमान इंटू गैस के वेग में परिवर्तन। तो क्या हो जाएगा, देखिए रॉकेट का द्रव्यमान कितना बचा है, m0 माइनस के डेल्टा एम बटे
डेल्टा टी इंटू टी इंटू रॉकेट के वेग में परिवर्तन डेल्टा वी। तो ये हो गए संवेग द्रव्यमान इंटू वेग बराबर गैस का द्रव्यमान डेल्टा एम और गैस का वेग यू। तो द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग दे दें, दोनों पक्षों में डेल्टा टी से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा m0 माइनस के डेल्टा एम बटे डेल्टा टी इंटू टी। इसमें हम भाग दे दें, सॉरी यहाँ पर भाग देते हैं तो जो डेल्टा भी पहले से है डेल्टा टी से भाग दे दें। गुणा में किसी एक संख्या में भाग दे दें तो वो जितनी भी संख्या गुणा में है सबके भाग में मानी जाती है। ऐसे इधर भी दे दें तो डेल्टा एम बटे डेल्टा टी, ये मैंने डेल्टा टी का दोनों तरफ भाग दे दिया यू जैसे का जैसा, ठीक है। देखिए डेल्टा वी बटे डेल्टा टी वेग में परिवर्तन बटे समयांतर, ये त्वरण बन गया डेल्टा वी बटे डेल्टा टी या डी वी बटे डी टी। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा त्वरण, तो ये जैसे का जैसा, इसकी जगह लिख दिया मैंने ए और बराबर जे जैसे का जैसा, यहां लिख देना चूंकि ए बराबर डेल्टा वी बटे डेल्टा टी, ये स्मॉल वी है, ठीक है। ए का मान निकालना है तो ये पूरा ब्रैकेट हम क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो जब ए का मान निकालेंगे तो जो पूरा ब्रैकेट नीचे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए बराबर डेल्टा एम बटे डेल्टा टी इंटू यू और बटे m0 माइनस के डेल्टा एम बटे डेल्टा टी इंटू टी। तो ये रॉकेट नोदन के त्वरण के लिए सूत्र है, ठीक है। यही रॉकेट नोदन के त्वरण के लिए सूत्र है, ठीक है। नीचे लिख देना यही रॉकेट नोदन के त्वरण के लिए सूत्र है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रणोद बल। प्रणोद बल किसे कहते हैं, इसके लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा प्रणोद बल। प्रणोद बल, तो देखिए प्रणोद बल क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब रॉकेट के दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है तो उससे उत्पन्न गैस जेट नली द्वारा बाहर निकलती है। यह गैस रॉकेट पर ऊपर के लिए एक बल आरोपित करती है और इस बल को ही प्रणोद बल कहते हैं, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन है कि जब रॉकेट के दहन कक्ष में ईंधन को जलाया जाता है तो उससे उत्पन्न गैस जेट नली द्वारा बाहर निकलती है। यही गैस रॉकेट पर ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया बल लगाती है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ऐसा गति का तृतीय नियम कहता है। तो गैस ऊपर की तरफ रॉकेट पर जो बल लगाती है उसे ही हम प्रणोद बल कहते हैं, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं, रॉकेट के दहन कक्ष से उत्पन्न गैस जेट नली द्वारा बाहर निकलती है जो कि रॉकेट पर विपरीत दिशा में एक बल आरोपित करती है, जिसे प्रणोद बल कहते हैं, तथा इसे F द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल F द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बल मतलब फोर्स। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जो गैस रॉकेट पर विपरीत डायरेक्शन में बल लगाती है वही प्रणोद बल कहलाता है, ठीक है।
कोई दिक्कत इसमें? अब मैं लिख रहा हूं नीचे प्रणोद बल, अर्थात प्रणोद बल बराबर, देखिए बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण, यानी F बराबर ma होता है। तो द्रव्यमान की जगह क्या लिखेंगे? रॉकेट का द्रव्यमान। मैं इसको साफ कर दे रहा हूं, जगह कम है मेरे पास। प्रणोद बल बराबर रॉकेट का द्रव्यमान, त्वरण किसका त्वरण? रॉकेट का त्वरण, रॉकेट में उत्पन्न त्वरण। तो रॉकेट में त्वरण कब उत्पन्न हुआ था? स्टार्टिंग में तो हुआ नहीं था, स्टार्टिंग में तो रॉकेट जमीन पर रखा था, तो जब जमीन पर था तब तो उसका त्वरण 0 था। जब रॉकेट से गैस जलना प्रारंभ हुई थी, गैस निकलना प्रारंभ हुई थी, तब रॉकेट में त्वरण उत्पन्न हुआ था। हमने t समय बाद का त्वरण निकाला था कि t समय बाद उसका त्वरण कितना हो गया। तो हमें द्रव्यमान भी वही लेना है जो t समय बाद का, और त्वरण भी लेना है t समय बाद का। ठीक है, तो देखिए प्रणोद बल तो हो जाएगा जी F बराबर, रॉकेट का द्रव्यमान कितना आया था t समय बाद? m0 माइनस के डेल्टा m बटे डेल्टा टी इंटू टी। ठीक है, और t समय बाद उसका त्वरण कितना आया था? ये फॉर्मूला निकल के आया था, डेल्टा m बटे डेल्टा टी इंटू यू और बटे जे इसका त्वरण है। ठीक है, ये त्वरण हो गया, ये द्रव्यमान। देखिए जे ब्रैकेट संयोग से सेम है, कैंसिल हो जाएंगे पूरा ब्रैकेट। तो F बराबर कितना बचेगा? डेल्टा m बटे डेल्टा टी इंटू यू। यही प्रणोद बल के लिए सूत्र है। ठीक है, तो रॉकेट के प्रणोद बल के लिए ये फॉर्मूला आ जाता है।